मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 11, हर्षवर्धन रे के साथ गुप्त सौदा। अगले कुछ दिनों में कुछ दिलचस्प घटनाएं हुईं। पहली घटना जो हुई वह क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स में फैली एक खबर थी जिसमें प्रियंका रे की हालत बताई गई थी। नाइट डैगर कबीले ने यह खबर फैलाई थी, इसलिए क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स ने इस पर भरोसा किया। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स सभी भोले भाले लोग थे जो परिवार की तरह रहते थे। अगर कोई उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाता तो पूरा कबीला तब तक चैन से नहीं सोता जब तक कि वह व्यक्ति मारा न जाए। प्रियंका की हालत सुनकर क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स भड़क गए। उन्हें पता था कि किसी ने जानबूझकर उसे जहर दिया होगा। हालांकि इससे पहले कि वे अपराधी को पकड़ पाते, इलाके में एक और दिलचस्प खबर फैल गई। इस खबर में कहा गया था कि मिरेकल एंजल ट्राइब ने प्रियंका को डेविल पॉइजन क्लाउड को छोड़ने से रोकने के लिए उसे मारने की कोशिश की। भले ही क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स स्थिति की गंभीरता को समझते थे, फिर भी वे गुस्से में थे। कुछ सदस्यों ने तुरंत मिरेकल एंजल ट्राइब के सदस्यों को ढूंढ निकाला और उनकी जमकर पिटाई की। इस घटना से मिरेकल एंजल ट्राइब क्रोधित हो गया और उन्होंने लाइट गॉड के नाम पर क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं को शाप देकर बदला लिया। हालांकि ये सिर्फ पहला कदम था। मिरेकल एंजल ट्राइब को पता था कि क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं से निपटने के लिए उन्हें एक सहयोगी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने नाइट डैगर कबीले से संपर्क किया। इस बीच आदित्य की हवेली के भीतर एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें आदित्य, अतुल दास नाइट डैगर कबीले का नेता और हर्षवर्धन क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं का मुखिया शामिल थे। हर्षवर्धन ने अतुल दास को घूरते हुए चिल्लाया, मेरी बेटी कहाँ है? अतुल दास ने शांति से हर्षवर्धन को अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें आदित्य पर टिकी हुई थीं। आदित्य के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी और वह हर्षवर्धन को घूर रहा था। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, हर्षवर्धन। तुम क्या चाहते हो, आदित्य? हर्षवर्धन चिल्लाया। उसे आदित्य से बहुत नफरत थी। उसके कबीले के कई सदस्य आदित्य के मातहतों के हाथों अपनी जान गंवा चुके थे। एक तो तुम्हारी बेटी मेरी हिरासत में है और उसकी सुरक्षा काफी हद तक तुम्हारे रवैये पर निर्भर करती है, हर्षवर्धन, आदित्य ने शांति से धमकी दी। हर्षवर्धन ने अपनी आभा को फैलाया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। आदित्य ने हर्षवर्धन को घूरते हुए अपनी आंखें भी नहीं झपकाए, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी वह शैतान के जहर के कारण मर जाएगी। तुम्हारे पास इसे ठीक करने का कोई तरीका है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए लेकिन चुप रहा। मैं इस जहर से भी छुटकारा पा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं, आदित्य ने घोषणा की। आदित्य की घोषणा सुनकर हर्षवर्धन चौंक गया। उसे आदित्य के दावे पर थोड़ा संदेह था, लेकिन उसे याद आया कि आदित्य अनंत रहस्यमय साम्राज्य का एक शाही राजकुमार था। हो सकता है कि शाही परिवार के पास इस शैतानी जहर का इलाज करने का कोई गुप्त तरीका हो। वे शर्तें क्या हैं? हर्षवर्धन ने और भी शांति से कहा। उसकी आभा इस हद तक गायब हो गई थी कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता था। आदित्य ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कारिक एंजल जनजाति के साथ अपना युद्ध जारी रखो और उन्हें अपने घुटनों पर ला दो। मुझे यकीन है कि आपकी बेटी के खिलाफ उनके कार्यों को देखते हुए आपको इस शर्त से कोई समस्या नहीं है। हाँ, हर्षवर्धन ने सिर हिलाया। दूसरी शर्त राहुल के साथ सभी संबंध तोड़ना है, और इसका मतलब है कि उसके और आपकी बेटी प्रियंका के बीच सगाई तोड़ना, आदित्य ने शांति से कहा। उन शब्दों पर हर्षवर्धन ने संकोची भाव से कहा, यह असंभव है। हमारी पूरी जनजाति ने युद्ध देवता के सामने सगाई समारोह पहले ही संपन्न कर लिया है। हम इस सगाई को ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। ये हमारे देवता का बहुत बड़ा अपमान होगा। आदित्य ने उन शब्दों को सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह उन्हें थोड़ा और सख्ती से आदेश देने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक और विचार आया। यह एक घृणित और घटिया विचार था, लेकिन आदित्य को लगा कि इस स्थिति से निपटने का यह सबसे उचित और दिलचस्प तरीका होगा। आदित्य ने निर्देश दिया, ठीक है, मैं अपनी शर्त में बदलाव करूंगा। अपने कबीले के सभी मार्शल और खेती के तरीकों को बदल दो। शर्त सुनते ही हर्षवर्धन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और सहज रूप से इसे अस्वीकार करना चाहा, लेकिन आदित्य की ठंडी निगाहों को देखकर वह रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य कह रहा हो कि अगर हर्षवर्धन ने इस शर्त को अस्वीकार करने की हिम्मत की तो वह तुरंत प्रियंका का वध करवा देगा। शायद हर्षवर्धन आदित्य को प्रियंका के लिए गंभीर रूप से घायल करके या उसकी हत्या करके उससे बदला ले सकता था, लेकिन जब उसकी बेटी मर चुकी है तो इसे क्या फायदा होगा। इस प्रकार हर्षवर्धन के मन में इस शर्त के पीछे के पक्ष और विपक्ष का वजन होने लगा। एक तरफ उसकी प्यारी बेटी थी, जबकि दूसरी तरफ पिछले 1000 सालों में क्रिम्सन मैमथ जनजाति के पूर्वजों द्वारा दर्ज की गई खेती की तकनीकें थीं। हर्षवर्धन ने इस दिशा में सोचा, तभी उसे अपने कबीले में प्रचलित एक कहावत याद आई, एक साथी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भले ही आपको उसे बचाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़े, लेकिन यह इसके लायक है। पूर्वजों ने कबीले में एकता सुनिश्चित करने के लिए ये कहावत छोड़ी थी।
जब हर्षवर्धन को ये कहावत याद आई तो उसने तुरंत अपना फैसला ले लिया। मैं खुद अपनी सारी साधना और युद्ध तकनीक लेकर आऊंगा। क्या कोई और शर्त है? हर्षवर्धन ने ठंडे स्वर में पूछा। आदित्य एक आखिरी शर्त जोड़ना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन के हाव भाव देखकर उसने अपना विचार बदल दिया। उसने बाद के लिए कुछ छोड़ने का फैसला किया। जाओ और अपनी बेटी से मिलो, तुम्हें उससे फिर मिलने में बहुत समय लगेगा, आदित्य बोला। हर्षवर्धन को आदित्य के वाक्य का दूसरा भाग समझ में नहीं आया, लेकिन उसने इस पर सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। एक नौकर आया और हर्षवर्धन को उसकी बेटी के विश्राम स्थल पर ले गया। हर्षवर्धन ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी के पास उसके ही जैसे रैंक के 3 योद्धा खड़े थे। उसे एहसास हुआ कि अपनी बेटी को बलपूर्वक ले जाना असंभव था। अध्याय 12 हर्षवर्धन अपनी बेटी से मिलते हैं। इस बीच प्रियंका को अभी अभी होश आया था और वह खुद को इस अपरिचित स्थान पर पाकर हैरान थी। उसने पहरेदारों पर सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन वे चुप रहे। जब प्रियंका जाने वाली थी तो उसके पिता अप्रत्याशित रूप से अस्पताल में आ गए। हर्षवर्धन अपनी बेटी को देखकर खुश हुए और तुरंत उसे गले लगा लिया। अपनी बेटी को शैतानी जहर लगने के बाद से यह पहली बार था जब वह उससे मिल रहे थे। नहीं, ये जहर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, प्रियंका ने अचानक खुद को गले लगाने से दूर खींचने की कोशिश की। मुझे परवाह नहीं है, हर्षवर्धन ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया। क्या हुआ पापा, मैं कहाँ हूँ? क्या ये हमारे कबीले का कोई ठिकाना है? प्रियंका ने ये सवाल पूछते हुए गले लगाया। हर्षवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये सवाल सुना। यह एक लंबी कहानी है, हर्षवर्धन ने अपने दृष्टिकोण से पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। प्रियंका ने पूरी घटना सुनते हुए आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किए। उसने मिरेकल एंजल ट्राइब की हरकतों के बारे में भी अपनी राय दी, क्योंकि राहुल ने उसे नाइट डैगर कबीले में जागने के बाद उनकी हरकतों के बारे में बताया था। राहुल ने उसे सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि मिरेकल एंजल ट्राइब उसे आसानी से जाने नहीं देगा। वे उसे एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में मिरेकल एंजल ट्राइब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डेविल वैनम किसी दूसरे व्यक्ति में फैलने के जोखिम से कहीं अधिक घातक था। हालांकि प्रियंका और उसका कबीला इस बड़ी तस्वीर से चिंतित नहीं हो सकता था। हर्षवर्धन को क्रोध तब आया जब उसे इस बात का निर्णायक सबूत मिला कि मिरेकल एंजल ट्राइब ने उसकी प्यारी बेटी को मारने की साजिश रची थी। उसकी नज़र में इससे बड़ा कोई अपराध नहीं था। हर्षवर्धन और प्रियंका के आते ही आदित्य और अतुल दास ने एक महत्वपूर्ण चर्चा की। अगला कदम यह है कि आप मिरेकल एंजल्स जनजाति के साथ सेना में शामिल हो जाएं। आप एक सच्चे सहयोगी के रूप में काम नहीं करेंगे, केवल एक जासूस के रूप में, बेशक। जब मैं कहूं तो उन्हें धोखा दें। ऐसी योजना क्यों बना रहे हैं महाराज? मेरे नाइट डैगर कबीले और क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की संयुक्त शक्ति मिरेकल एंजल्स जनजाति को कुचलने के लिए पर्याप्त से अधिक है, फेन जेन ने आत्मविश्वास से कहा। क्या आपको लगता है कि मैं इस तथ्य से अनजान हूं? आदित्य ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। नहीं महामहिम, मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं क्या सोच रहा था, अतुल दास ने घबराहट में पसीना बहाते हुए तर्क दिया। आदित्य ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, इस रणनीति को लागू करने के मेरे अपने कारण हैं। बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर्षवर्धन इस सहयोग के बारे में चुप रहे। हाँ महामहिम, अतुल दास ने कहा। मेरे काम का क्या ये हो गया? आदित्य ने पूछा। अतुल दास ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और सोचा कि कौन सा काम है। आदित्य किस काम की बात कर रहा था, ये समझने में उसे एक पल लगा। उसने जवाब दिया, महामहिम, काम लगभग पूरा हो चुका है। मैं खुद जाकर कुछ आखिरी मिनट के बदलाव करूंगा। ये शाम तक तैयार हो जाएगा। अच्छा, आदित्य मुस्कुराया। उसने आगे कहा, कोषागार से वह डार्क पियर्सर क्रॉसबो ले लो। अतुल दास इतना इनाम पाकर बहुत खुश हुआ। वह इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद महामहिम। अब आप जा सकते हैं, आदित्य ने आदेश दिया। अतुल दास ने एक पल भी हॉल में रुकने की हिम्मत नहीं की। बेटी से मिलने के बाद हर्षवर्धन हॉल में वापस आ गया। अतुल दास कहीं नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय उसे एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। हर्षवर्धन ने प्रिया को आदित्य के बगल में खड़ा देखा। वह उसे आगे पीछे हिला रही थी, जिससे उसे ठंडी हवा मिल रही थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे राहुल की पहली प्रेमिका के रूप में जानता था। वह राहुल और आदित्य की दुश्मनी का कारण है। वैसे भी आदित्य की नौकरानी की भूमिका में प्रिया को देखकर हर्षवर्धन हैरान था। अगर राहुल को इस बारे में पता चलता तो उसका गुस्सा पूरी तरह से बेकाबू हो जाता। इस बीच हर्षवर्धन को हॉल में प्रवेश करते देख प्रिया भी स्तब्ध रह गई। वह सदमे के कारण अपनी हरकतें रोक दी। आदित्य ने प्रिया को घूरा और ठंडे स्वर में फुसफुसाया, तुम्हारी हरकतें बंद हो गई हैं। प्रिया ने अपने होंठ काटे, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते हुए अपने हाथ हिलाए। तो क्या तुमने अपनी बेटी से बात की है? आदित्य ने पूछा। हाँ, मैं निश्चित रूप से अपने वादे को पूरा करूंगा। बस मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, हर्षवर्धन बोला। आदित्य ने आंखें घुमाते हुए खड़े होते हुए कहा, मुझे इस परिदृश्य में खलनायक मत बनाओ। अपनी बेटी से बात करने के बाद तुम्हें एहसास होना चाहिए कि चमत्कारी परी जनजाति नष्ट होने के योग्य है। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। इसके अलावा मैं तुम्हारी बेटी को शैतान के जहर से ठीक करूंगा।
तुम्हें शैतान के जहर के मारक के मूल्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। भले ही तुम अपनी पूरी जनजाति बेच दो, फिर भी तुम इसे कभी नहीं खरीद पाओगे। मैं इस तथ्य को समझता हूँ, हर्षवर्धन ने गुस्से में जवाब दिया। मैं अब अपने कबीले में वापस जाऊंगा। वे मेरे अचानक गायब होने के बारे में हैरान हो रहे होंगे। मेरे कबीले का एक सदस्य कल आएगा और जो कुछ भी तुमने मांगा है उसे सौंप देगा, हर्षवर्धन ने मुड़कर हॉल से बाहर निकलने से पहले कहा। आदित्य ने भी अपने नौकरों को देखा और उन्हें हॉल से बाहर जाने का आदेश दिया। प्रिया को छोड़कर सभी पहरेदार और नौकर चले जाने के बाद हॉल के बाहर के पहरेदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अध्याय 13 अनाथालय। दरवाज़ा बंद होते ही आदित्य ने अपना पूरा ध्यान प्रिया पर लगा दिया। उसने हाथ बढ़ाया, प्रिया को अपनी बाहों में जकड़ा और उसे जोर से खींचा। अचंभित होने के कारण प्रिया ने खुद को आदित्य की गोद में बैठा पाया। सहज रूप से प्रिया ने खुद को आदित्य की पकड़ से मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर से असफल रही। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है, आदित्य ने अचानक उसके कानों में फुसफुसाया। ये शब्द सुनकर प्रिया के प्रयास कमजोर पड़ गए और वह शांत हो गई। उसे इस व्यवहार की कुछ हद तक आदत हो गई थी। आदित्य ने उसके कम प्रतिरोध को देखकर मुस्कुराया और फुसफुसाया, तुम इसे यातना समझती हो, है न? क्या तुम मेरे कार्यों के पीछे का कारण जानती हो? ये सजा है। प्रिया ने कमजोरी से जवाब दिया, तुम वाकई एक नीच आदमी हो जो मुझे यौन रूप से परेशान करने के लिए इन बेकार कारणों का उपयोग कर रहे हो। ओहो, तो तुम्हें यह एहसास हो गया। मेरी प्यारी नौकरानी काफी समझदार हो रही है। मैं अपने जीवन में कभी इतना खुश नहीं रहा, आदित्य ने कहा और उसका हाथ उसकी कमीज के नीचे सरक गया और उसके पेट को सहलाने लगा। प्रिया की त्वचा काफी संवेदनशील थी और जब आदित्य की उंगलियां उसे सहला रही थीं तो उसे काफी रोमांचक एहसास हुआ। अगर वह अपनी पूरी समझ नहीं खो चुकी होती तो प्रिया खुशी से करा उठती। कुछ पल उसे सहलाने के बाद आदित्य ने उसे जाने दिया। प्रिया को राहत मिली और थोड़ी उलझन भी। वह एक आदमी की इच्छाओं को समझती थी और अपने आकर्षण को भी जानती थी। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी कि आदित्य ने उसका इतना बुरा यौन उत्पीड़न करने के बाद अचानक अपना नियंत्रण कैसे हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी एक सीमा थी जिसके आगे वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आदित्य ने देखा कि शाम होने वाली थी और वह खड़ा हो गया। मेरे पीछे आओ, हमें आज कहीं जाना है। प्रिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि आदित्य क्या कहना चाहता था। हालांकि उसने अपने कपड़े ठीक किए और विनम्रतापूर्वक फुसफुसाया, मैं तैयार हूं। आदित्य ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। हवेली के बाहर एक शानदार रथ उनका इंतजार कर रहा था। रथ एक शानदार नज़ारा था जो मजबूत लकड़ी से बना था और चमचमाती धातु की सजावट से सजा हुआ था। इसे गति और गतिशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 2 बड़े पहिए थे जो अतिरिक्त स्थायित्व के लिए लोहे की पट्टियों से बंधे थे। रथ का शरीर खुला था जिससे सारथी खड़े होकर गाड़ी चला सकता था। आदित्य और प्रिया रथ पर खड़े हो गए। लगाम की एक झट से सारथी ने घोड़ों को गति दी और रथ आगे बढ़ने लगा। पहिए पक्की सड़क पर टकरा रहे थे। जब वह अपने रथ पर हवेली से बाहर निकला तो प्रिया आदित्य के ठीक बगल में खड़ी थी। आप कहाँ जाना चाहते हैं महामहिम? सारथी ने पूछा। आज मेरा आने का दिन है, आदित्य बोला। आदित्य ने प्रिया की कमर को कसकर लपेट लिया और वे अपने स्थान की ओर बढ़ गए। प्रिया ने इस पर थोड़ा विरोध किया, लेकिन यह व्यर्थ था। 3 घंटे बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य के पास पहुंच गए। स्थान शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में था। यह एक पुराना जिला था जहां कभी भव्य इमारतें और घर अब थके हुए और घिसे हुए हो गए थे। पक्की सड़कों पर टूटी हुई ईंट की इमारतें और उगे हुए बगीचे थे जिससे ये क्षेत्र उपेक्षित महसूस होता था। हवा नमी और क्षय की गंध से भरी हुई थी और यहाँ हलचल भरे शहर की आवाज़ें शांत थीं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट ने उनकी जगह ले ली थी। जिले की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक अनाथालय था, एक बड़ी विक्टोरियन इमारत जो एक शांत सड़क के अंत में खड़ी थी। इमारत भव्य थी, जिसमें ऊंची खिड़कियां, एक नुकीला छत और एक लपेटा हुआ बरामदा था। सारथी ने रथ को बरामदे के नीचे ले जाकर रोक दिया। आदित्य और प्रिया रथ से नीचे उतरे। आदित्य ने सारथी को आदेश दिया, वे 2 बैग लाओ। हाँ महामहिम, सारथी ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। आदित्य फिर प्रिया की ओर मुड़ा और बोला, उन थैलियों में सामग्री वितरित करने में मेरी मदद करो। उन थैलियों में क्या है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। आदित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और अनाथालय के अंदर चला गया। प्रिया की नज़र सारथी पर पड़ी और उसने देखा कि वह अपने कंधों पर 2 भारी भरकम बोरियां उठाए हुए था। उत्सुकता से वह बेहतर तरीके से देखने के लिए आगे झुकी और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि बोरियां सफ़ेद ब्रेड की गोल फूली हुई रोटियों से भरी हुई थीं। झेंगुआन क्षेत्र में एक साधारण परिवार के लिए सफ़ेद ब्रेड महंगी थी। वे इसे खरीद तो सकते थे, लेकिन मुश्किल से। हालांकि वांग जियान को स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई चिंता नहीं थी। बाजार में कमी की स्थिति में उसके पास सफ़ेद ब्रेड का एक बड़ा स्टॉक था। प्रिया इन रोटियों से भरी एक पूरी बोरी देखकर आश्चर्यचकित थी। हालांकि ये वह बोरी नहीं थी जिसने उसे वास्तव में चकित किया। दूसरी बोरी में और भी अधिक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि सारथी के चलने पर हर बार सिक्कों के टकराने की आवाज़ गूंजती थी। बोरी विभिन्न मूल्यों के चमकते सिक्कों से भरी हुई थी जो धन की एक सिम्फनी में आपस में टकरा रहे थे। अनाथालय में प्रवेश करने पर प्रिया की नज़र आदित्य पर पड़ी, जो ऊर्जावान और खुशमिजाज बच्चों के एक समूह से घिरा हुआ था।
बच्चे बातें कर रहे थे, आदित्य से बात करते समय उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। ये दृश्य गर्मजोशी और खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि बच्चे आदित्य के साथ अपनी बातचीत का पूरा आनंद ले रहे थे। प्रिया इस दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आदित्य द्वारा अनाथालय में लाए गए लापरवाह और खुशनुमा माहौल को देखकर उसे खुशी का एहसास हुआ। बहुत जल्द अनाथालय के रखवाले वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने शोरगुल देखा। जब रखवालों ने देखा कि यह आदित्य है तो उनके चेहरे तुरंत चमक उठे। अध्याय 14 प्रेरक भाषण। अजय आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं आपका आभारी हूं कि आप अपने शेड्यूल पर टिके रहे और हफ्ते में एक बार इस गरीब अनाथालय में आए। पिछली रोटियों का स्टॉक खत्म होने वाला था और हम इस बारे में आपसे संपर्क करने की योजना बना रहे थे। आदित्य उन शब्दों को सुनकर मुस्कुराया। उसने एक छोटी लड़की के चेहरे और एक छोटे लड़के के सिर को सहलाते हुए कहा, आपको तब इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगर इन छोटे बच्चों को वह घटिया खाना खाना पड़ता जो उनके विकास के लिए हानिकारक होता तो ये भयानक होता। एक छोटी लड़की ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, हमारे लिए ये स्वादिष्ट खाना लाने के लिए धन्यवाद बड़े भाई। आदित्य ने उसके सिर को सहलाया और बोला, इस छोटी सी चीज़ के लिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। बस मज़े करने और अच्छे से बड़े होने पर ध्यान दें। सभी बच्चों ने अचानक उसे गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा पल था और प्रिया खुद को अच्छा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। प्रिया ने हमेशा आदित्य को एक क्रूर और हृदयहीन राक्षस माना था, जिसमें दया या करुणा की कोई क्षमता नहीं थी। हालांकि अब वह उसके चरित्र का एक ऐसा पहलू देख रही थी जो उसकी पिछली धारणाओं से बिल्कुल अलग था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह आदित्य के इस नए पक्ष से खुश थी। पूरी ईमानदारी से वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह वास्तव में इतना बुरा भी नहीं था। बच्चे भी आदित्य से उतने ही प्रभावित थे। वे उसके पीछे पीछे ऐसे घूमते थे जैसे वह कोई हीरो हो, उसकी हर बात सुनते और उसके चुटकुलों पर हंसते। जैसे जैसे दिन बीतता गया, आदित्य और प्रिया ने बच्चों के साथ कई तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने खेल खेले, शिल्प बनाए और दोपहर का भोजन तैयार करने में भी मदद की। दिन के अंत में आदित्य ने घोषणा की, मैं आपके अनाथालय को एक बड़ी रकम दान करूंगा। ये पैसा पूरी तरह से आप सभी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कभी किसी को यह न कहने दें कि आप अपनी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के कारण कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपके जीवन की शुरुआत है। आपका भाग्य आपके हाथों में है। अटूट दृढ़ संकल्प, अथक प्रयास और ज्ञान की प्यास के साथ आप असीम सफलता के द्वार खोलेंगे। मैं आपको अपने प्राकृतिक उपहारों को खोजने और उन्हें सावधानी से विकसित करने में मदद करने के लिए शीर्ष शिक्षकों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अपनी प्रतिभा के माध्यम से आप अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। तो आइए उन्हें बेहतरीन डिग्री तक निखारना सुनिश्चित करें। आदित्य के भाषण पर अनाथालय के बच्चों ने सामूहिक रूप से जयकार की। हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। मैंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मैं अपनी प्रतिभा को खोजने और उसका अधिकतम लाभ उठाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूं। मैं जितना हो सके उतना अध्ययन करने जा रहा हूं और सभी को दिखाऊंगा कि मैं भी उतना ही अच्छा हूं जितना कोई और है। मैं उदास महसूस कर रहा था, लेकिन उन शब्दों ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने संतुष्टि में सिर हिलाया और प्रिया की ओर मुड़ा, चलो अब वापस लौटते हैं। रात होने वाली है। बच्चे उन शब्दों को सुनकर थोड़े अनिच्छुक लग रहे थे। उन्होंने तुरंत आदित्य को घेर लिया और उसे मनाने की कोशिश की कि वह उनके साथ थोड़ी देर और रहे। बच्चे प्रिया की ओर मुड़े और उससे भी अनुरोध किया। प्रिया ने एक मजबूर भाव से आदित्य को मनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसका मन बदलना असंभव था। आदित्य को पता था कि अब जाने का समय हो गया है, क्योंकि वह तय समय से ज्यादा समय तक रुका था। दोनों जल्द ही रथ पर वापस आ गए। सारथी ने घोड़ों को गति दी और वे हवेली की ओर चल पड़े। वापस लौटने पर आदित्य शालीनता से अपने निजी कक्षों में चला गया, जबकि प्रिया अपने आरामदायक निवास में चली गई। दोनों अनाथालय में अपने पूरे दिन के बारे में सोचने में खो गए। खासकर प्रिया, उसे ऐसा लगा जैसे इस घटना को देखने के बाद उसकी पूरी दुनिया उलट गई हो। उसे नहीं पता था कि आदित्य अच्छा था या बुरा। प्रिया ने उसके क्रूर कार्यों की यादों को मिटाने के लिए संघर्ष किया, जिस तरह से उसने खुद को उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जो जहरीले शब्द उसने कहे थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आदित्य उसके दिमाग पर पूरी तरह से छा गया है। वह अब उसके कामों के प्रति उदासीन नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग आदित्य की हर हरकत का गहन विश्लेषण कर रहा था। इस बीच आदित्य अपने कमरे में वापस आ गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने आदेश दिया, आज के लिए नोटिफिकेशन दिखाओ। बधाई हो होस्ट, आपने नायक के गुटों के बीच गहरी नफरत को सफलतापूर्वक भड़का दिया है। आपको 500 डेस्टिनी पॉइंट्स का इनाम मिलता है। बधाई हो होस्ट, आपने नायिका प्रिया की खुद के बारे में धारणा को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। आपको 200 डेस्टिनी पॉइंट्स का इनाम मिलता है। इन बधाई नोटिफिकेशन के अलावा एक और नोटिफिकेशन था जो चेतावनी का सुझाव देता था। सिस्टम मास्टर को नायिका से थोड़ा दूर रहने की सलाह देता है। मास्टर आज दहलीज पार करने वाले थे और विश्वसार के रक्षात्मक प्रोटोकॉल को ट्रिगर करने वाले थे, जो उनके भाग्यपथ को सही करना शुरू कर देगा। आपको नायक या उसकी नायिकाओं के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने से पहले उसका अधिक भाग्य चुराना होगा। मुझे मेरी स्टेटस स्क्रीन दिखाओ, आदित्य ने आदेश दिया। नाम आदित्य रॉय।
आयु 20 वर्ष। भाग्य अंक 950। कल्टीवेशन स्पिरिट दायरे का पहला चरण। कल्टीवेशन तकनीक सोआरिंग ड्रैगन तकनीक स्तर 2 स्तर ऊपर करने के लिए 5000 भाग्य अंक की आवश्यकता है। कौशल मूल मुट्ठी, विनाश की किरण और रहस्यवादी बल। रक्तरेखा शैतान का खून निष्क्रिय। शारीरिक बनावट अराजक यांग शरीर निष्क्रिय। आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर 3 स्टार स्पिरिट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रक्षात्मक प्रोटोकॉल को बाईपास करने के लिए मुझे कितनी किस्मत की आवश्यकता है? आदित्य ने पूछा। आपके खलनायक की किस्मत नायक की किस्मत के लगभग बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। अपनी और नायक की किस्मत देखने के लिए आपको सौभाग्य अंक की आवश्यकता है। विवरण के उस हिस्से को पढ़कर आदित्य भौंचक्का रह गया। उसने पूछा, क्या मुझे हर बार जब मैं अपना और नायक का भाग्य देखना चाहूं तो पॉइंट खर्च करने होंगे? नहीं, मास्टर ट्रू आइज एबिलिटी भी खरीद सकता है। यह एक महंगी एबिलिटी है क्योंकि इसके लिए 1 मिलियन पॉइंट की आवश्यकता होती है। क्या किसी का भाग्य देखने की क्षमता इतनी महंगी है? ये तो सरासर लूट है। ये ट्रू आइज एबिलिटी का एकमात्र उपयोग नहीं है। इस क्षमता का उपयोग करके मास्टर उनकी सच्ची भावनाओं को भी देख सकता है और उनके विचारों को भी पढ़ सकता है। हालांकि यदि मास्टर केवल भाग्य देखना और तुलना करना चाहता है तो आपको केवल 10,000 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता होगी। अरे, यह अभी भी मेरे लिए बहुत महंगा है, आदित्य ने निराशा में आह भरी। अध्याय 15 डेस्टिनी पॉइंट का उपयोग करना। जो भी हो, 100 डेस्टिनी पॉइंट घटाएं और मेरे भाग्य की तुलना नायक राहुल से करें, आदित्य ने सिस्टम को आदेश दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मास्टर का खलनायक हेलो 437। राहुल का नायक हेलो 4142 बढ़ता हुआ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आदित्य अपने और राहुल के सौभाग्य के बीच बहुत ज्यादा अंतर देखकर दंग रह गया। उसने महसूस किया कि राहुल के अंतहीन भाग्य की बराबरी करने के लिए भी अथक प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। मुझे एक और संदेह है। क्या होगा अगर नायिका मुझे स्वीकार कर ले और वास्तव में मुझसे प्यार करने लगे? क्या विश्वसार रक्षात्मक प्रोटोकॉल तब भी होगा? नहीं, यह एक विशेष मामला बन जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा होता है तो मास्टर लिन फैंग के नायक हेलो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काट देगा। आदित्य को यह कथन सुनकर राहत मिली। सौभाग्य से सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसकी रणनीति अभी भी काम करेगी। प्रिया को भ्रष्ट करने की उसकी योजना सबसे अधिक संभावना है। हालांकि आदित्य को इस बात का पूरा एहसास था कि उसके पास अपनी योजना को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए सीमित अवसर ही थे, क्योंकि लिन फैंग को बस 5 दिनों में लौटना था। राहुल के लौटने के बाद वह संभवतः अपनी तलवार की दूसरी सील खोल देगा और एक ओरिजिन रियल्म कल्टीवेटर को हराने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। आदित्य जानता था कि उसे जल्दी से डेस्टिनी पॉइंट हासिल करने होंगे, अन्यथा जब राहुल वापस आएगा तो वह आसानी से आदित्य की सेना का वध कर देगा। स्वाभाविक रूप से आदित्य यह नहीं भूला कि इस समय उसके पास डेस्टिनी पॉइंट का एक और स्रोत था। राहुल की दूसरी पत्नी प्रियंका। आदित्य ने उसे डेविल वैनम के लिए अपना लक्ष्य बनाने के लिए एक खास कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पक्ष प्राप्त करना सबसे आसान काम था। उसे बस उसे पूरी तरह से हराना था ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वह राहुल से कहीं बेहतर है। सौभाग्य से आदित्य के पास 850 डेस्टिनी पॉइंट थे। वह युद्ध में प्रियंका पर पूरी तरह से हावी होने के लिए अपग्रेड कर सकता था और नई मार्शल आर्ट भी सीख सकता था। आदित्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण तक पहुंचने वाला था, इसलिए उसे इसके लिए केवल 50 भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता थी। हालांकि अगले क्षेत्रों के लिए उसे सौभाग्य बिंदुओं की आवश्यकता थी। उसने अपने साधना आधार को आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण तक बढ़ाने में कुल 350 भाग्य बिंदुओं का निवेश किया। जैसे जैसे उसका साधना क्षेत्र बढ़ता गया, आदित्य ने अपनी पहली मूल मुट्ठी को तीसरे स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 200 भाग्य बिंदुओं का उपयोग किया, जबकि उसने अपने विनाश की किरण को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने के लिए अन्य 200 भाग्य बिंदुओं का उपयोग किया। इन्होंने के होने के बाद आदित्य को अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा हो गया। अब उसकी एकमात्र कमजोरी कोई अच्छा आंदोलन कौशल नहीं होना था। खैर, उसने बाद में इसका ध्यान रखने का फैसला किया। अगला दिन आदित्य के लिए बहुत जल्दी आ गया क्योंकि उसने इसे ध्यान लगाने और अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करने में बिताया। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, प्रिया ने आदित्य के कमरे में प्रवेश किया, एक चाय का सेट लेकर शालीनता और संतुलन के साथ। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराया और जब तक उसने चाय नहीं डाली तब तक इंतजार किया और फिर बोला, आखिरकार तुम आज्ञाकारी बन रही हो। इससे मुझे खुशी हुई। प्रिया अप्रत्याशित शब्दों से हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे खुशी जैसी एक अजीब भावना महसूस हुई। आदित्य के चाय पीने के बाद प्रिया ने पूरा चाय का सेट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगी। जब वह बाहर जा रही थी, आदित्य ने अचानक कहा, आज तुम छुट्टी मना सकती हो। जाओ और अपने परिवार से मिलो। सच में? प्रिया अचानक ये बातें सुनकर उत्साहित हो गई और सहज रूप से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, आदित्य बोला। उसने आगे कहा, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम आखिरकार एक अच्छी नौकरानी की तरह काम कर रही हो। कारण सुनकर प्रिया खुश हो गई। उसे सुबह जल्दी उठकर आदित्य के लिए चाय बनाने में खुशी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य उसे इतने लंबे समय के बाद अपने परिवार से फिर से मिलने की आज़ादी देगा। अपने प्रियजनों को फिर से देखने की लालसा से उसका दिल भर आया। हर गुजरते दिन के साथ ये लालसा और भी मजबूत होती जा रही थी।
आदित्य ने मुस्कुराहट के साथ प्रिया की खुशी देखी। उसे इस पल में उसे आंकने के लिए सिस्टम से किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला कि उसने प्रिया के दिमाग में सकारात्मक छाप छोड़ने के अपने सफल प्रयासों के कारण 300 डेस्टिनी पॉइंट अर्जित किए हैं। दरअसल प्रिया को उसके परिवार से मिलवाना उसकी रणनीति में से एक था। सबसे पहले इससे उसे उसके मन में सकारात्मक प्रभाव डालने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, प्रिया को अपने जाल में फंसाने की अपनी योजना की शुरुआत से ही आदित्य ने उसके परिवार के लोगों से गुप्त रूप से मुलाकात की और उन्हें मजबूर किया। उसने चालाकी से उसके पिता को रिश्वत देकर अपने जाल में फंसाया और उसकी मां को धमकाकर अपने अधीन कर लिया। प्रिया के अपने परिवार के पास लौटने के बाद उसके करीबी परिवार के सदस्यों ने उसे आदित्य को स्वीकार करने के लिए मना लिया। जब प्रिया चली गई तब आदित्य ने फैसला किया कि दूसरी नायिका प्रियंका पर काम करने का समय आ गया है। बिना समय गंवाए वह अस्पताल की ओर चल पड़ा जहां प्रियंका ठीक हो रही थी। उसे देखते ही गार्ड और नौकर वहां से चले गए। आदित्य ने सभी को जाने का इशारा किया जिससे उसे प्रियंका के साथ निजी समय बिताने का मौका मिला। ये दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है कि तुम सो रही हो। जैसे ही मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तुम्हारी सांसें बदल गईं। मैं ऐसे संयोगों पर विश्वास नहीं करता, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 16 दूसरी नायिका से जबरन वसूली। प्रियंका एक 17 वर्षीय सुंदरी थी जिसमें एक शक्तिशाली ताकत थी जो उसके दुबले और आकर्षक शरीर को जुटलाती थी। उसका पतला शरीर पूरी तरह से आनुपातिक था, सभी जगहों पर वक्रता थी और उसकी बादाम के आकार की आंखें एक गर्म और आकर्षक भूरे रंग की थीं। उसके लंबे रेशमी काले बाल आधी रात की नदी की तरह उसकी पीठ पर बह रहे थे जो उसकी चीनी मिट्टी की त्वचा के साथ खूबसूरती से विपरीत थे। उसके भरे हुए होंठ एक प्राकृतिक गुलाबी रंग के थे और उसके गाल ऊंचे और परिभाषित थे जो उसे एक शाही रूप दे रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखें खुली, उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली माणिक पुतलियां दिखाई दीं। उन लाल पुतलियां आदित्य को उत्सुकता से घूर रही थीं क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। वह आदित्य की सुंदर उपस्थिति से तुरंत प्रभावित हुई। उसके चांदी के बाल और चुभने वाली नीली आंखें ऐसी थीं जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। जिस तरह से वह खुद को शाही कपड़ों में सजे हुए रखता था उसने उसके पहले से ही प्रभावशाली व्यवहार को और बढ़ा दिया। तुम आदित्य हो? वह धीरे से उसका नाम पुकारते हुए हकलाने लगी। ठीक है, आदित्य ने शांति से उत्तर दिया। वह जाकर प्रियंका के बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। प्रियंका ने अपने बिस्तर से उठने का प्रयास किया लेकिन शैतान के जहर से अचानक दर्द के झटके ने उसे बेचैन कर दिया जिससे वह बेचैनी में पीछे की ओर झुक गई। तुम अपने पिता से मिल चुकी हो? मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें स्थिति और हमारे सौदे के बारे में बताया होगा, आदित्य बोला। प्रियंका के चेहरे पर कड़वाहट और घृणा का मिश्रण था जब वह बोल रही थी। हाँ, मैंने थोड़ा सुना। शैतान के जहर से मुझे ठीक करने के बदले में तुम चाहते हो कि मेरा कबीला चमत्कारी एंजल कबीला को खत्म कर दे, और इसके अलावा तुम हमारी सारी साधना और मार्शल तकनीक भी चाहते हो। उस भाव में क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ? आदित्य ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। शब्दों के कानों तक पहुंचते ही प्रियंका की मुट्ठियां कस गईं। आदित्य ने चालाक ठग की भूमिका निभाने और उसके कबीले से पैसे ऐंठने के लिए उसका इस्तेमाल करने की जो हिम्मत दिखाई वह बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं थी। उसके भीतर प्रतिशोध की भावना जंगल की आग की तरह भड़क उठी। अगर उसे शैतानी जहर न दिया गया होता तो वह तुरंत उठ खड़ी होती और मौके पर ही भयंकर हमला कर देती। उसके मन में एहसास की एक हल्की सी किरण चमक उठी। उसने एक पल के लिए सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि अगर उसे शैतानी जहर ने न काटा होता तो वह खुद को इतनी भयानक और कमजोर स्थिति में नहीं पाती। इसी जहर के कारण वह आदित्य की घिनौनी साजिशों के खिलाफ प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। चुप रहना ही सही फैसला है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुमसे सौदा करने आया हूं, आदित्य ने शांति से कहा। प्रियंका उन शब्दों को सुनकर नाखुश हुई और उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम मुझसे अलग से पैसे ऐंठने जा रहे हो? आदित्य उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और गंभीरता से सिर हिलाया। तुम बहुत समझदार हो। मैं तुमसे पैसे ऐंठने आया था लेकिन विषय अलग है। तुम्हें अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करनी है। प्रियंका शुरू में उलझन में थी, सोच रही थी कि वांग जियान उसे शैतान के जहर से मुक्त करने के लिए क्या शर्त रखेगा। फिर भी जैसे जैसे वह उसके अनुरोध पर गहराई से विचार करती गई उसे स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट होती गई। नहीं नहीं, दुष्ट कमीने, प्रियंका चिल्लाए और उसने खड़े होकर आदित्य पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि दर्द इतना ज्यादा था कि उसके अंग स्थिर हो गए। आदित्य का चेहरा संतुष्टि से चमक उठा जब उसने देखा कि प्रियंका समझ गई है। तो आखिरकार तुम स्थिति को समझ गई हो। सीधे शब्दों में कहें तो मैं तुम्हारे पिता या तुम्हारे कबीले के लोगों की जिंदगी का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं जो चाहता हूं उसे पा सकूं। आदित्य को प्रियंका के चेहरे पर बेचैनी देखकर बहुत खुशी हुई। उसे उसकी निराशा में मजा आया क्योंकि उसे पता था कि उसका पलड़ा भारी है। आदित्य ने जब प्रियंका को बीच में रोका और अपनी स्वार्थी मांगों को जारी रखा तो प्रियंका गुस्से से उबल पड़ी। राहुल से मेरी सगाई खत्म कर दोगे? तुम मजाक कर रहे हो। मेरे पिता और कबीले के लोग कभी भी युद्ध के देवता के भरोसे को तोड़ने के लिए इतने नीचे नहीं गिरेंगे। तुम इतनी नीच हो कि ऐसी बात भी सुझाओ? आदित्य ने जवाब में व्यंग्य किया। तुम्हारे पिता का मूर्खतापूर्ण अभिमान तुम सबकी मौत का कारण बनेगा।
युद्ध देवता के प्रति वफादारी का क्या फायदा अगर इसका मतलब अपने परिवार का बलिदान देना है। मौत के सामने तुम्हारे पिता का सम्मान कुछ भी नहीं है। तुम एक घिनौने धूर्त चूहे हो आदित्य, प्रियंका ने गुस्से से भरी आंखों से चिल्लाते हुए कहा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मेरे कबीले और मुझे जो भी दर्द और तकलीफ पहुंचाई है उसकी कीमत चुकाओ। तुम्हें युद्ध देवता के प्रति हमारी वफादारी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है और तुम्हें निश्चित रूप से हमारे जीवन को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। आदित्य ने आंखें घुमाते हुए उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। हाँ, मुझे पता है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे 1000 बार मारना चाहती हो, लेकिन क्या हम वाकई इसे किसी और बार कर सकते हैं? मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूं। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुन सकूं। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। मुझे तुरंत अपना उत्तर दो। क्या ये तुम्हारे वंश का विनाश होगा या राहुल के साथ तुम्हारा विवाह अनुबंध टूटना? यदि तुमने अब और खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं इसे तुम्हारे द्वारा पहले विकल्प को चुनने के रूप में मानूंगा। उस अल्टीमेटम को सुनकर प्रियंका ने अपने दांत पीस लिए। उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुरंत अपना विवाह अनुबंध तोड़ दूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर एक चमकती हुई हरी आभा से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके सामने एक प्राचीन पीला स्क्रॉल प्रकट हुआ। स्क्रॉल पर कांगहुइन और राहुल के नाम उकेरे गए थे, साथ ही जटिल लिपि और प्रतीक थे जो इसकी अपार शक्ति का संकेत देते थे। यह एक धार्मिक विवाह अनुबंध था जो प्रियंका और राहुल के मिलन का प्रतीक था। जब तक वे एक दूसरे के पास थे, इस विवाह अनुबंध ने उनकी शारीरिक शक्ति को काफी बढ़ा दिया। आदित्य ने प्रियंका को घूरा और उसे आदेश दिया, इसे फाड़ दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रियंका चुप रही और इस विवाह अनुबंध को देखती रही। राहुल के साथ बिताए समय की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, लेकिन फिर भी उसने उसे फाड़ने का फैसला किया। राहुल उसके लिए चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, वह उसके पिता के जीवन की बराबरी नहीं कर सकता। प्रियंका ने अपनी हरी रंग की क्यूई का इस्तेमाल किया और उस प्राचीन पीले अनुबंध को फाड़ दिया। इसे फाड़ने के बाद उस प्राचीन अनुबंध के चारों ओर की पीली ऊर्जा एक धारा में इकट्ठी हुई और राहुल की ओर बढ़ी। अध्याय 17 अशोक गुप्ता की रणनीति। इस समय राहुल थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में एक भयानक मूल क्षेत्र के जानवर से लड़ रहा था। यह एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट बीस्ट था जिसे राहुल को अपनी 9 हेवनली लाइटनिंग स्वॉर्ड को ऊपर ले जाने के लिए हराना था। हालांकि वह पीली ऊर्जा जल्द ही लिन फैंग के शरीर में प्रवेश कर गई और वास्तव में उसके शरीर में प्रियंका के साथ विवाह अनुबंध को फाड़ दिया। इसने वास्तव में उसकी आत्मा को घायल कर दिया और उसे युद्ध से अपना ध्यान हटाने के लिए मजबूर कर दिया। इसने राहुल को लाइटनिंग बीस्ट के हमले से बचने से रोक दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहुल ने फैसला किया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस लाइटनिंग बीस्ट को नहीं हरा सकता है और जल्दी से अपनी 9 हेवनली लाइटनिंग स्वॉर्ड की क्षमता का उपयोग करके क्षेत्र को ठीक करने के लिए छोड़ दिया। जब वह एकांत स्थान पर आराम कर रहा था तो राहुल ने अपनी आत्मा को लगी चोट के पीछे का कारण जानने की कोशिश की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि प्रियंका के साथ उसका विवाह अनुबंध टूट गया था। इससे राहुल काफी हद तक भ्रमित हो गया। आखिर यह अचानक क्यों टूट गया? क्या प्रियंका को कुछ हुआ? क्या ये शैतान के जहर की वजह से हुआ? राहुल ने ये कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की कि प्रियंका ने स्वेच्छा से इस विवाह अनुबंध को तोड़ा है, क्योंकि यह बिल्कुल हास्यास्पद विचार था। उसने शुरू में प्रियंका की हालत देखने के लिए वापस लौटने के बारे में सोचा, लेकिन अन्यथा फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में राहुल ने अपनी युद्ध क्षमता में तेजी से वृद्धि की थी। इसके अलावा उसे दृढ़ता से लगा कि उसे लौटने से पहले दूसरी सील को खोलना होगा, अन्यथा वह प्रियंका की मदद नहीं कर पाएगा। इस प्रकार राहुल थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में ही रहा। इस बीच आदित्य को अपने सिस्टम से एक सूचना मिली। बधाई हो होस्ट, आपने नायिका प्रियंका को नायक राहुल के साथ अपने विवाह अनुबंध को तोड़ने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर कर दिया है। आपने 2000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं। आदित्य इस घटना के माध्यम से जमा किए गए डेस्टिनी पॉइंट की विशाल संख्या से चकित था। ये केवल पहला विवाह अनुबंध था। आदित्य ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर वह राहुल के बाकी 2 विवाह अनुबंधों को तोड़ देता है तो उसे कितने अंक मिलेंगे। वास्तव में अगर वह अपनी महिलाओं को सच में उससे प्यार करने पर मजबूर कर देता है तो यह और भी भयानक होगा। अच्छा, आदित्य ने प्रियंका के सिर को सहलाते हुए कहा। उसने टिप्पणी की, उस अनुबंध को तोड़ने के कारण तुम्हारी आत्मा बहुत कमजोर हो गई है। ये दवा की गोली ले लो। यह एक आत्मा की दवा है जो तुम्हारी आत्मा को ठीक कर सकती है। हम कल से तुम्हारा इलाज शुरू करेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो आदित्य अस्पताल से चला गया। उसके पास करने के लिए बहुत काम था। आदित्य ने हर्षवर्धन के साथ अपनी पहली बैठक की और उसे चमत्कारिक एंजल जनजाति पर हमला करने की रणनीति के बारे में बताया। उसने हर्षवर्धन को नाइट डैगर कबीले की भूमिका के बारे में बताया। हर्षवर्धन इस रणनीति से घृणा करता हुआ प्रतीत हुआ क्योंकि उसे ये छोटी छोटी योजनाएं पसंद नहीं थीं। वह सीधी लड़ाई पसंद करता था। दुर्भाग्य से आदित्य के लिए उसकी प्राथमिकता कोई मायने नहीं रखती थी, जिसने उसे नाइट डैगर कबीले से दूर रहने और केवल मिरेकल एंजल जनजाति पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। नाइट डैगर कबीले के सदस्य पूरी तरह से अलग कपड़े पहनेंगे, इसलिए उन्हें पहचानना आसान होगा। इस बीच अतुल दास ने पहले ही इस योजना के मुख्य सदस्यों को सूचित कर दिया था।
हालांकि मिरेकल एंजल जनजाति के साथ उनके गठबंधन के कारण नाइट डैगर कबीले ने उन्हें दुर्जय रक्षात्मक अवरोधों का निर्माण करने में सहायता की। इस प्रकार क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की प्रगति को बाधित किया और जनजाति को संभावित नरसंहार से बचाया। मिरेकल एंजल जनजाति के नेता अशोक गुप्ता ने नाइट डैगर कबीले के नेता अतुल दास और उनके संबंधित जनजातियों के कुछ मुख्य सदस्यों के साथ एक बैठक की। वे क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं को हराने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। अशोक गुप्ता ने मूल्यांकन करते हुए कहा, उन क्रूर लोगों के खिलाफ सीधे लड़ना एक हारने वाली लड़ाई होगी। हमें उन्हें हराने के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। हॉल में मौजूद सभी लोग उसके आकलन से सहमत थे। आपका क्या सुझाव है? अतुल दास ने शांति से पूछा। क्या होगा अगर हम रात के समय उन पर घात लगाएं? अगर हम उनके मुख्य योद्धाओं को मार सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। यह अच्छा है कि ये क्रूर अपने स्थान को छिपाने में अच्छे नहीं हैं। मुझे उनके ठिकाने का पहले से ही एक मोटा मोटा अंदाजा है, अशोक गुप्ता ने गर्व से कहा। मैं समझ गया, अतुल दास ने कहा। अशोक गुप्ता ने सिर हिलाया और आगे कहा, हाँ भाई अतुल, आपके कबीले की खासियत ये छिपकर किए जाने वाले हमले हैं। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर आप योद्धाओं की एक टीम का नेतृत्व करके क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की हत्या करें। क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की संवेदन तकनीकें बहुत ही सुस्त हैं। वे कभी भी इस हमले को नहीं देख पाएंगे। अतुल दास ने जवाब में व्यंग्य किया, क्या शानदार रणनीति है। तो मेरे कबीले के सदस्यों को अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए जबकि आप आराम करें और पुरस्कारों का आनंद लें। क्या मैंने सही कहा? इसके अलावा अगर कोई हमें खोज ले तो क्या होगा? क्या तब हम मर नहीं जाएंगे? मैं ऐसी लापरवाह रणनीति के लिए अपने साथी कबीले के सदस्यों की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। अशोक गुप्ता उन शब्दों को सुनकर अवाक रह गए। उद्धरण चिन्ह ... मेरा मतलब यह नहीं था, अशोक गुप्ता ने समझाने की कोशिश की। हालांकि अतुल दास को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसने अशोक गुप्ता को घूरते हुए कहा, कोई बहाना मत बनाओ, कोई दूसरी रणनीति सोचो और हम उस पर विचार कर सकते हैं। वह और उसके साथी हॉल से बाहर चले गए। रणनीति बैठक टूट चुकी थी। इस बीच क्रिम्सन मैमथ जनजाति ने अपने योद्धाओं को उनके बेस की तलाशी के लिए फैला दिया। अतुल दास ने अभी तक मिरेकल एंजल जनजाति को धोखा नहीं दिया था। आदित्य इन 3 जनजातियों की शक्ति को कम करना चाहता था। वास्तव में वह इन 3 कुलों की वफादारी हासिल करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। मिरेकल एंजल जनजाति के स्काउट क्रिम्सन मैमथ जनजाति के योद्धाओं पर नजर रख रहे थे। उन्होंने देखा कि इनमें से कई योद्धा अकेले घूम रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वास्तव में क्रिम्सन मैमथ योद्धा समूह में लड़ने से घृणा करते थे। इस प्रकार इसने मिरेकल एंजल जनजाति के लिए चीज़ों को आसान बना दिया। उन्होंने क्रिम्सन मैमथ जनजाति की जनशक्ति को कम करने के लिए जाल और घातक जहर तैयार किए। क्रिम्सन मैमथ जनजाति के पास कुल 100 योद्धा थे। इन 100 योद्धाओं में से 70 ट्रू रियल में थे जबकि 25 स्पिरिट रियल में और 5 ओरिजिन रियल में थे। इस बीच मिरेकल एंजल जनजाति के पास 80 योद्धा थे। 60 योद्धा ट्रू रियल के थे, 18 स्पिरिट रियल में और 2 ओरिजिन रियल में थे। पहले दिन मिरेकल एंजल जनजाति के सदस्यों ने क्रिम्सन मैमथ जनजाति के इन अकेले योद्धाओं को निशाना बनाया। अध्याय 18 2 सिर वाला डार्क फ्लेम वाइपर। मिरेकल एंजल जनजाति के सदस्यों ने एक ही रात में 20 योद्धाओं को मारने में कामयाबी हासिल की। इन 20 योद्धाओं में से 17 ट्रू रियल के थे जबकि 3 स्पिरिट रियल के थे। क्रिम्सन मैमथ योद्धा अपने साथियों की लाशें देखकर चौंक गए। वे तुरंत समझ गए कि मिरेकल एंजल जनजाति उन्हें मारने के लिए घातक जहर का इस्तेमाल कर रही थी। हर्षवर्धन ने सभी क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं को शिविर में फिर से इकट्ठा होने का आदेश दिया। वह समझ गया कि मिरेकल एंजल जनजाति को उनके बेस लोकेशन का पता होना चाहिए था, अन्यथा उनके घात का इतनी आसानी से सफल होना असंभव था। अतुल दास ने इस घात के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे आदित्य को भेज दिया। आदित्य ने ये रिपोर्ट पढ़ी। वह मिरेकल एंजल जनजाति के दृष्टिकोण से थोड़ा हैरान था, लेकिन इससे वह बहुत खुश हुआ। इससे क्रिम्सन मैमथ जनजाति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। वह जानता था कि सीधी लड़ाई में क्रिम्सन मैमथ जनजाति मिरेकल एंजल जनजाति को पूरी तरह से हरा देगी, इसलिए उसे इस हमले को शुरू करने से पहले उन्हें कमज़ोर करना था। इस बीच नाइट डैगर कबीले ने मिरेकल एंजल जनजाति के चारों ओर विभिन्न रक्षात्मक अवरोध स्थापित किए। ये रक्षात्मक उपाय क्रिम्सन मैमथ जनजाति की सेनाओं को धीमा करने के लिए थे जब उन्होंने अपना सीधा हमला शुरू किया। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आदित्य ने इसे टेबल पर छोड़ दिया और सोने की योजना बनाते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। इस समय उसे सिस्टम से एक सूचना मिली। बधाई हो होस्ट, आपने हीरोइन प्रिया के दिमाग में एक असाधारण सकारात्मक छाप छोड़ी है। आपको 500 डेस्टिनी पॉइंट मिलते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नाम आदित्य रॉय। आयु 20 वर्ष। डेस्टिनी पॉइंट 2900। कल्टीवेशन स्पिरिट दायरे का 5वां चरण। कल्टीवेशन तकनीक सोअरिंग ड्रैगन तकनीक स्तर 2। स्तर ऊपर करने के लिए 5000 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता होती है। कौशल ओरिजिनल फिस्ट, बीम ऑफ डिस्ट्रक्शन और मिस्टिक फोर्स। ब्लडलाइन डेविल ब्लड निष्क्रिय। शारीरिक बनावट अव्यवस्थित यांग शरीर निष्क्रिय। आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर 3 स्टार स्पिरिट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आदित्य ने अपनी साधना को आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण तक उन्नत करने के लिए 400 भाग्य बिंदुओं का उपयोग किया। एक और सफलता और वह मूल क्षेत्र के पहले चरण तक पहुंच जाएगा।
मूल क्षेत्र के साधक और आत्मा क्षेत्र के साधक के बीच गुणात्मक अंतर था। मूल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वांग जियान को 1000 भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता थी। कुछ समय तक सोचने के बाद आदित्य एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने सिस्टम को आदेश दिया, 1000 भाग्य बिंदुओं का उपयोग करें और मेरी साधना को मूल क्षेत्र तक बढ़ाएं। सिस्टम ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया क्योंकि 1000 भाग्य बिंदु काट दिए गए थे और उसके क्यूई सागर में एक रहस्यमय ऊर्जा इंजेक्ट की गई थी जिसने अचानक उसे बदल दिया। उसकी सोरिंग ड्रैगन तकनीक स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई और उस रहस्यमय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जो आदित्य के पूरे शरीर में फैल गई। आदित्य को लगा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है और उसके क्यूई सागर में आग की लपटें उठ रही हैं। इससे पता चलता है कि उसने एक तत्व को अनलॉक कर लिया है। इसके अलावा ये ज्वाला तत्व था। आदित्य के क्यूई सागर में एक छोटे से वाइपर ने उन लपटों को निगल लिया और रूपांतरित होना शुरू कर दिया। आदित्य ने अपने वाइपर के परिवर्तन को तेज करने के लिए अपनी पूरी क्यूई और एकाग्रता का उपयोग किया। आधे दिन के बाद परिवर्तन पूरा हो गया। वांग जियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसके 2 सिर थे, एक पूरी तरह से काला था जबकि दूसरा लाल रंग का था। उसका शरीर काफी लंबा और मोटा था जबकि उसकी आभा आदित्य की क्यूई जितनी ही मजबूत थी। यह एक उत्परिवर्तित राक्षस आत्मा का जन्म था जिसे 2 सिर वाला डार्क फ्लेम वाइपर के रूप में जाना जाता है। बधाई हो होस्ट, आपने अराजक यांग बॉडी की अपनी एक सील को तोड़ दिया है और पवित्र ज्वाला को अनलॉक कर दिया है। बधाई हो होस्ट, आपकी 3 सितारा आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर एक 5 सितारा आत्मा 2 सिर वाले डार्क फ्लेम वाइपर में बदल गई है। ये सूचनाएं सुनने के बाद आदित्य बेहोश हो गया। टिल्ड अगले दिन सुबह सुबह प्रिया आदित्य के घर लौट आए। उसका उत्साह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि आदित्य के बारे में उसकी राय पूरी तरह बदल गई थी। हालांकि प्रिया को उसका व्यवहार विकृत और अश्लील लगा, लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि अंदर से वह एक दयालु दिल और नेक इरादे वाला व्यक्ति है। अगर आदित्य को उसके विचार पता होते तो वह पागलों की तरह हंसता। वापस आने के बाद उसने आदित्य को बैठती परोसी। जब आदित्य उठा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि प्रिया अपनी नौकरानी की वर्दी पहने हुए एक चाय का सेट लेकर ट्रॉली को कुशलता से उसकी ओर खींच रही है। उसके मन में एक विचित्र इच्छा उमड़ पड़ी क्योंकि वह प्रिया को पकड़कर बेरहमी से पीटना चाहता था। हालांकि आदित्य ने जल्दी ही अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया क्योंकि उसे पता था कि प्रिया के साथ उसका रिश्ता अभी भी उतना अच्छा नहीं है। जब वह चाय पी रहा था तो आदित्य ने प्रिया से एक दिलचस्प बातचीत की। क्या तुमने सुना, मेलो मैग्नोलिया वुड्स की 3 जनजातियां क्रूर युद्ध में लगी हुई हैं और इसका कारण काफी दिलचस्प है। आदित्य ने इस विषय के माध्यम से बातचीत शुरू की। 3 जनजातियां, क्या वे भाई राहुल के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं? वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध क्यों करेंगे? भाई राहुल क्या कर रहे हैं? प्रिया ने ये सवाल तेजी से पूछे। ऐसा लगता है कि क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स का मानना है कि मिरेकल एंजल ट्राइब ने उनके ट्राइब की उत्तराधिकारी को डेविल वेनम से जहर दिया और राहुल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के कारण उसे मारने की भी कोशिश की। दुर्भाग्य से वे असफल रहे और राहुल उसे वापस ले गया। राहुल इस जहर का मारक खोजने के लिए दूसरे जंगल में गया है। हालांकि क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स का नेता निश्चिंत नहीं था क्योंकि वह अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सभी विकल्पों का उपयोग करना चाहता था। इसलिए वह अपनी बेटी को डेविल वेनम को ठीक करने के लिए मेरे पास लाया। मैंने उसकी जनजाति की सभी तकनीकों को हासिल करने के बदले में सहमति व्यक्त की। अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ने के बाद क्रिम्सन मैमथ जनजाति ने मिरेकल एंजल जनजाति पर युद्ध छेड़ दिया ताकि उन्हें उनके कार्यों की सजा मिल सके। इस बीच मिरेकल एंजल जनजाति ने क्रिम्सन मैमथ जनजाति को हराने के लिए खुद को नाइट डैगर कबीले के साथ जोड़ लिया है। आदित्य ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने कहा कि क्रिम्सन मैमथ जनजाति की उत्तराधिकारी यहाँ है, क्या ये सच है? अध्याय 19 प्रिया को हेरफेर करना। आदित्य ने भौहें उठाईं और खुद से सोचा, मैंने अभी आपको बताया कि तीनों जनजातियों के बीच एक पूरा युद्ध चल रहा है और यह आपका पहला सवाल है। हालांकि उसने जवाब दिया, हाँ, वह वर्तमान में अस्पताल में आराम कर रही है। मैं आज उसका जहर ठीक कर दूंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ और उससे मिल सकती हूँ? प्रिया ने झिझकते हुए पूछा। जैसे ही प्रिया ने सवाल पूछा, आदित्य के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई और उसने उसे लालच भरी निगाहों से देखा, फिर भी कुछ नहीं कहा। प्रिया को एक तरह का डर सता रहा था क्योंकि उसने उसकी आंखों में चमक देखी थी। उसका अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ क्योंकि आदित्य ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। हालांकि इस बार प्रिया ने पहले की तरह विरोध नहीं किया। यह अज्ञात था कि यह आदित्य के बारे में उसकी बेहतर राय के कारण था या इसलिए कि उसे अपने प्रतिरोध की निरर्थकता का एहसास हुआ। आदित्य ने फुसफुसाते हुए अपना चेहरा प्रिया के पास लाया। जरूर, लेकिन तभी जब तुम मुझे चूमोगे। नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। तुमने उस अस्वीकृति से मेरा दिल तोड़ दिया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है? तुम्हारे लिए राहुल के साथ उसके रिश्ते की पुष्टि करने का एक और मौका पाना मुश्किल होगा। आदित्य ने उसके कामुक शरीर को टटोलते हुए पूछा। घबराहट और संवेदनशीलता के कारण प्रिया का शरीर हिल गया। उसने सहज रूप से कुछ बार कराहते हुए पूछा, सर इसे बंद करो। तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं और क्या कर सकती हूँ?
मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे कभी भी सामान्य तरीके से मौका नहीं दोगे क्योंकि तुम उस बदमाश राहुल से प्यार करते हो। और क्यों? क्योंकि वह तुमसे मुझसे पहले मिला था। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो तुम निश्चित रूप से मुझसे प्यार करते, आदित्य ने धीरे से फुसफुसाया। तभी प्रिया को कुछ एहसास हुआ। उसने पूछा, तो तुम मुझे इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं तुम्हें इतना चाहता था कि मुझे तुम्हारी नाराज़गी की भी परवाह नहीं थी। मैं बस चाहता था कि तुम मेरे पास रहो, मुझे खाना खिलाओ। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेने से खुद को रोक नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें पसंद न करता तो मैं सच में तुम्हारा उल्लंघन करता। आदित्य बोला, उसका हाथ उसकी नाभि को सहला रहा था। प्रिया को ये शब्द सुनकर थोड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे लगा कि तुम मेरा उल्लंघन नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं अपनी पवित्रता तब तक बनाए रखूं जब तक मैं आत्मा क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। क्या तुमने मूल क्षेत्र योद्धा बनने की योजना नहीं बनाई थी? इस समय आदित्य का उसे दुलारना उसकी चिंताओं में से आखिरी था। तुम्हें लगता है कि मूल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी काया की जरूरत है? आदित्य जोर से हंसने लगा। शायद तब ये सच था, लेकिन अब निश्चित रूप से नहीं। इससे पहले कि प्रिया उससे सवाल कर पाती, आदित्य ने मूल क्षेत्र साधक के रूप में अपनी आभा छोड़ दी। प्रिया ने एक दमनकारी भावना का अनुभव किया जो एक आत्मा क्षेत्र साधक की आभा से कहीं अधिक तीव्र लग रही थी। 9वें चरण के सच्चे क्षेत्र साधक के रूप में वह महसूस कर सकती थी कि एक आत्मा क्षेत्र योद्धा कभी भी इतनी तीव्र आभा नहीं देख सकता। जैसे जैसे दमनकारी भावना का भार उस पर हावी होता गया, उसका दिमाग आदित्य के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा और अपने विचारों में गहराई से डूबने लगा। क्या इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में मुझे पसंद करता है? उसे मेरा उल्लंघन करने से रोकने के लिए और क्या हो सकता है? क्या मैंने उसे आंकने में कोई गलती की? उद्धरण चिन्ह ... शायद तुम सही हो। अगर तुम सामान्य तरीके से मुझसे संपर्क करते तो मैं तुम्हें कभी मौका नहीं देती, प्रिया अचानक बोली। आदित्य चुप रहा और उसने उसके शरीर को टटोलना जारी रखा। उसका दाहिना हाथ उसके नितंबों को भी सहला रहा था। आदित्य के बोल्ड होते ही प्रिया को स्वाभाविक रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने कहा, हालांकि मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी और गंभीरता से तुम्हारे बारे में सोचूंगी, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे प्रियंका से मिलने दो और राहुल के साथ उसके रिश्ते की पुष्टि करो। दिलचस्प। तो तुम मुझे एक शर्त देने जा रही हो? क्या तुम अपनी स्थिति भूल रही हो? आदित्य उसकी बातों से खुश लग रहा था। हाँ, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम यह अनुरोध भी पूरा नहीं कर सकती? प्रिया ने सवालिया लहजे में कहा। तुम वाकई एक दिलचस्प महिला हो। बहुत बढ़िया, मैं सहमत हूँ, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके नितंबों को सहलाना बंद कर दिया और उसे प्यार से गले लगा लिया। आदित्य की आवाज़ धीमी और कर्कश थी, हालांकि जाने से पहले मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। एक हल्के से झटके के साथ उसने प्रिया को अपनी ओर खींचा। उनके शरीर उनके नीचे नर्म बिस्तर पर लिपटे हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ा, उनके जुनून की गर्मी बढ़ गई, जिससे कमरे में एक मोटी मादक खुशबू भर गई। यहाँ तक कि प्रिया भी इस पल में बेहद उत्तेजित महसूस कर रही थी। उसे ये भी एहसास नहीं था कि आदित्य के प्रति उसकी दुश्मनी बहुत कम हो गई थी। इन आलिंगनों के प्रति उसका प्रतिरोध व्यावहारिक रूप से शून्य था। आदित्य को लग रहा था कि अगर वह एक कदम और आगे बढ़कर उसके स्तनों को भी छू ले तो प्रिया को कोई खास आपत्ति नहीं होगी। हालांकि उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। उसे लगा कि थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा। उस समय वह इस महिला को अपनी उंगली पर लपेट लेगा। आधे घंटे के बाद दोनों उठे और आदित्य उसे अस्पताल ले गया, जहां प्रियंका आराम कर रही थी। प्रियंका, अपनी आंखें खोलो, आदित्य ने अधिकारपूर्वक कहा। राहुल के साथ विवाह अनुबंध तोड़ने के कारण प्रियंका को जो आत्मिक चोट लगी थी, उससे उसकी आत्मा ठीक हो गई थी। आदित्य की आत्मा रिकवरी गोली ने उसके ठीक होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रियंका की आंखें खुली और आदित्य पर पड़ीं, लेकिन उसकी सोच की ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई क्योंकि उसने नौकरानी की वर्दी में एक महिला को उसके बगल में खड़े देखा। प्रियंका भी मोहित हो गई जब उसने प्रिया के भव्य रूप और कामुक शरीर को देखा। प्रिया की खूबसूरती से खुद की तुलना करते हुए वह खुद को थोड़ा हीन भी महसूस कर रही थी। प्रियंका के अचंभित भाव को देखकर आदित्य बोला, यह मेरी नौकरानी प्रिया है। तुमने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा। अध्याय 20 प्रिया को चूमना। क्या ये भाई राहुल की बचपन की प्रेमिका है? प्रियंका को इन शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह सोच रही थी कि इस महिला ने इस समय नौकरानी की वर्दी क्यों पहनी हुई है। हालांकि उसने आदित्य की तरफ देखा और अनुमान लगाया कि इस दुष्ट कमीने ने उसे मजबूर किया होगा। हाँ, भाई राहुल और मैं बचपन के दोस्त थे, प्रिया ने प्रियंका के संदेह की पुष्टि की। तुम इस कमीने की सेवा क्यों कर रही हो? प्रियंका ने गुस्से से पूछा। ये सवाल और प्रियंका की टोन सुनकर प्रिया के माथे पर हल्का सा भाव आया। वह जवाब देने ही वाली थी कि आदित्य बोल पड़ा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पति मुझसे नफरत करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सभी भी मुझसे नफरत करते हैं। वह मेरी प्यारी नौकरानी है जो मेरी हर बात मानती है ना प्रिया सिंह? ये शब्द बोलते हुए आदित्य ने प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे प्यार से गले लगा लिया। प्रियंका की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने देखा कि प्रिया उसके गले लगने का विरोध भी नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह घृणा के बजाय शर्मिंदा थी।
मेरी प्यारी नौकरानी तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या राहुल ने वास्तव में तुमसे शादी की है, आदित्य बोला। प्रियंका ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसे याद आया कि आदित्य ने एक दिन पहले ही उसे राहुल के साथ अपना विवाह अनुबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया था। हाँ, हम खुशी खुशी शादीशुदा थे, प्रियंका ने साहपूर्वक उत्तर दिया। वे शब्द ताबूत पर अंतिम हथौड़ा थे। आदित्य मन ही मन मुस्कुराया। इस बीच प्रिया, जिसने इस उत्तर की उम्मीद की थी, हिल गई। उसने उसकी प्रतिक्रिया को देखा और यह उल्लेखनीय था। वह निराश लेकिन क्रोधित लग रही थी। उसे इससे अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है न? थोड़ा और आराम करो, मैं जल्द ही तुम्हारी विश्रण प्रक्रिया शुरू करूंगा, आदित्य ने प्रिया को अस्पताल से बाहर ले जाते हुए कहा। प्रियंका को अस्पताल में छोड़ दिया गया। वह पूरी तरह से इस परिदृश्य से हैरान थी। टिल्ड अस्पताल से बाहर आने के बाद आदित्य ने प्रिया का सामना किया और कहा, यह तुम्हारे लिए पर्याप्त पुष्टि होनी चाहिए, है न? जब मैं तुम्हें ले गया तो राहुल ने 3 अन्य महिलाओं से शादी की। तुम्हारे लिए उसकी भावनाएं उतनी गहरी नहीं थी जितनी तुमने कल्पना की थी। जरा सोचो, अगर वह तुम्हारी उपस्थिति की जगह दूसरी महिला को स्वीकार कर सकता है तो क्या तुम भी ऐसा नहीं कर सकती? उसके शब्दों ने प्रिया के दिल को छू लिया और वह इस समय वास्तव में बहुत हैरान थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। आदित्य जानता था कि अब समय आ गया है कि लोहा गर्म होने पर वार किया जाए। उसने आगे कहा, अगर तुम गहराई से सोचोगी तो तुम पाओगी कि मैं लगभग हर तरह से राहुल से बेहतर हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मुझे शाश्वत रहस्यमय साम्राज्य के 7वें राजकुमार के रूप में शाही दर्जा प्राप्त है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें एक कुलीन उपपत्नी का दर्जा प्राप्त होगा। इसके अलावा तुम्हारे परिवार की स्थिति और परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। अपनी खुशी, अपने प्रियजन की खुशी के बारे में सोचो। क्या मैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले सकता हूँ? प्रिया ने पूछा। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम अभी अपना मन नहीं बनाओगी तो मैं इसे अस्वीकृति मान लूंगा। तुम हमेशा के लिए मेरी दासी बनी रहोगी और कभी भी पद में ऊपर उठने का मौका खो दोगी। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम सच्ची खुशी की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार हो या फिर निराशा की गहराइयों में डूबती रहना चाहती हो? फैसला तुम्हारा है, लेकिन समझदारी से चुनाव करो, आदित्य ने बोलना समाप्त किया। उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वास्तव में सोचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि यह उसके लिए स्वर्ग से भेजा गया अवसर था। इससे उसकी हैसियत, धन, सुरक्षा और यहाँ तक कि खुशी भी बदल जाएगी। वास्तव में उसके परिवार को भी कुछ लाभ मिलेगा। हालांकि राहुल के लिए प्रिया की भावनाएं इतनी प्रबल नहीं थीं कि वह उसके लिए मर जाए, लेकिन उसने कभी आदित्य से शादी करने के बारे में नहीं सोचा होगा, जो उनका दुश्मन था। हालांकि ये तब बदल गया जब आदित्य ने उसके दिमाग में राहुल की एक बिल्कुल अलग छवि बना दी। प्रिया के मन में राहुल एक ऐसे प्लेबॉय में बदल गया था जिसे उसे खोने की भी परवाह नहीं थी और वह जंगल में अपनी पत्नियों के साथ अपनी जिंदगी का मजा ले रहा था। निश्चित रूप से प्रिया के गुलाबी होंठ खुल गए और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। आदित्य के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई क्योंकि उसे इस जवाब का अनुमान था। उसने सुझाव दिया, चलो एक चुंबन के साथ सौदा पक्का करते हैं। जैसे ही आदित्य ने सुझाव दिया, प्रिया के गालों पर एक गुलाबी लाली छा गई जिसने उसके विचारों को धोखा दिया। आदित्य को देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उत्साह और घबराहट का मिश्रण उसके दिमाग में भरने लगा। बिना कुछ कहे प्रिया धीरे धीरे आदित्य के पास पहुंची। उसका शरीर प्रत्याशा से थोड़ा कांप रहा था। वह उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकती थी और जैसे जैसे वह करीब आए, वह उसके होंठों तक पहुंचने के लिए अपने पंजों पर खड़ी हो गई। उनके होंठ मिले और एक पल के लिए समय रुक गया क्योंकि वे उस अनुभूति का आनंद ले रहे थे। पहले तो चुंबन कोमल था, लेकिन जल्दी ही वह अधिक भावुक हो गया और प्रिया ने आदित्य को अपनी बाहों में भर लिया तथा उसे अपने करीब खींच लिया। जैसे ही वे अलग हुए, प्रिया की नज़र आदित्य से मिली और वह उनमें जलती हुई इच्छा को देख सकती थी। उसे यह स्पष्ट था कि वह उसे चाहता था और यह भावना पारस्परिक थी। अपने सिर को हिलाकर उसने चुपचाप आदित्य के सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की और वे दोनों जानते थे कि वे एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। इस समय आदित्य ने सिस्टम से कई सूचनाएं सुनी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और प्रिया को फिर से चूमा। उसे लगा कि चूंकि प्रिया ने स्वेच्छा से उसके साथ संबंध बनाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, इसलिए दुनिया का सार वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने कमरे में वापस जाओ, मैं प्रियंका को उसके जहर से मुक्त करने जाता हूं, आदित्य ने कहा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। वह जाने ही वाली थी कि आदित्य ने अचानक कहा, तुम इन कपड़ों को बदल सकती हो। नौकरों से कहो कि वे तुम्हारे लिए कपड़े बदल दें। ठीक है, प्रिया ने सिर हिलाया। इन शब्दों ने उसे बहुत प्रसन्न किया क्योंकि इसका मतलब था कि हवेली में उसकी स्थिति नौकरानी से मालकिन में बदल गई थी। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।